वेलकम टू लेट्स ग्रो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट का मतलब अपने पास क्या होता है। तो देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसा कि इसके नाम से आपको डिनोट हो रहा है कि किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है या वो कहाँ तक लोड बियर कर सकता है, तो वो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ है। या हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रेस लेवल जहाँ पे मटेरियल जाके फेल हो जाता है, जहाँ पे अब वो उस मटेरियल का कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहा, तो उस स्ट्रेस लेवल को हम उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कह सकते हैं। अब देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें पढ़ना क्या है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो देखिए, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन ये जो अपना चैप्टर है इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या और भी सब्जेक्ट्स में काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो हम इस बेसिक के बारे में ही बात करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का मतलब होता क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई बार है, कोई भी मेटल की बार हो सकती है। यदि मैं इस पे कोई फोर्स P अप्लाई करूं, यदि मैं इस पे कोई फोर्स P अप्लाई करता हूं और मैं इसके किसी क्रॉस सेक्शन को देखता हूं, मान लीजिए हमने एक ये क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब यदि मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं, यदि हम इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो देखिए, अब ये जो अपना मेटल था ये दो पार्ट्स में बट चुका है। तो देखिए, अगर मैं कहना चाहूं कि ये मटेरियल दो पार्ट में बट चुका है, एक तो ये वाला पार्ट A और एक B वाला पार्ट। अब देखिए क्या होगा, यदि ये फोर्स इस वाले पार्ट को, B वाले पार्ट को इधर खींचने की कोशिश करेगा, मतलब इधर इस पे पुल लगेगा। लेकिन आपको पता है कि कोई भी मटेरियल है वो किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है, एटम से बना होता है। तो वो जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो इस फोर्स को अपोज करता है। तो मतलब कि इस सेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक इस तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा जो इस मटेरियल को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार से यदि मैं इस P फोर्स की बात करूं तो ये P फोर्स इस A वाले पार्ट को इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, इस तरफ। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो इस सेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होंगे तो उस पे इस तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा। तो ये जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, या जिसे हम रेजिस्टेंस फोर्स कह सकते हैं, जो रेजिस्टिव फोर्स है, इसी को हमने नाम दिया है सिंपल स्ट्रेस या स्ट्रेस। तो देखिए, स्ट्रेस की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, रेजिस्टेंस टू दी डिफॉर्मेशन। यदि हम किसी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर लगने वाला रेजिस्टिंग फोर्स जो उस मेटल की डिफॉर्मेशन को रोके, उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। तो देखिए, इट इज द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। अब देखिए, स्ट्रेस के बारे में हमने समझ लिया कि स्ट्रेस है क्या, इट इज द रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन। इस मेटल पे, जैसे इस सेक्शन पे इस फोर्स के अपोजिट इधर फोर्स लग रहा था, इस फोर्स को अपोज कर रहा था ये वाला फोर्स, और इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने स्ट्रेस कहा। अब हम देखिए, ये जो स्ट्रेस है किसी न किसी एरिया पे वर्क कर रहा होगा, जो भी रेजिस्टिंग फोर्स है वो पूरे एरिया पे वर्क कर रहा होगा। तो हम इसकी क्या निकालते हैं, हम इसकी इंटेंसिटी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, जो फोर्स लग रहा है और एरिया का डिवाइड। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स को हम P से डिनोट कर सकते हैं और एरिया को हम A से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं स्ट्रेस की यूनिट की बात करूं, अगर मैं स्ट्रेस की यूनिट की बात करूं तो देखिए,
स्ट्रेस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, फोर्स को हम मेजर किस में करते हैं, न्यूटन में। उसके बाद एरिया को हम मेजर किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो ये अपने पास जो स्ट्रेस है उसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा इसकी और भी यूनिट होती है जो हम जनरली यूज में लेते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर या MPa या GPa। ये वो सभी यूनिट्स है जो हम जनरली यूज में लेते हैं। तो हमने बात की सिंपल स्ट्रेस के बारे में। सिंपल स्ट्रेस होता क्या है, मान लीजिए अपने पास कोई मटेरियल है, उस पर कोई मैं पुल फोर्स लगा रहा हूं, तो उस मटेरियल की डिफॉर्मेशन को जो रोकने वाला फोर्स अप्लाई होता है मटेरियल के अंदर, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अब मैं बात करूंगा स्ट्रेन के बारे में। तो देखिए अब हम यहां पे स्ट्रेन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं फिर से एक मटेरियल का पीस ले रहा हूं। तो देखिए कोई भी मैं मटेरियल ले सकता हूं। तो मान लीजिए हमने एक ये मटेरियल ले लिया है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, ये मैंने कोई मेटल या कोई मटेरियल ले लिया है। अब यदि इस पे मैं P फोर्स अप्लाई करता हूं, तो देखिए यदि मैं इस पे P फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये मैं इस पे एक फोर्स P इस तरफ लग रहा है और एक P फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रहा है। अब देखिए इस P फोर्स की वजह से क्या होगा, यदि मैं इसकी लेटरल डायमेंशंस का जो मूवमेंट है उसको नेगलेक्ट मान लूं तो क्या होगा, मान लीजिए अगर इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, मान लीजिए इसकी लेंथ इतनी इंक्रीज हो गई है पुल P की वजह से। अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ को मैं L कहूं, अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ L थी और ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इसको मैं डेल L कहूं, तो जो स्ट्रेन की डेफिनेशन वो है वो क्या कहती है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो देखिए क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं बात करूं यहां पे कि जो टोटल चेंज कितना हुआ है लेंथ में, डेल L एंड ओरिजिनल लेंथ कितनी थी L, तो हम कह सकते हैं कि पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पे जितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, जितना अपने पास चेंजेज आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। अगर मैं स्ट्रेन की यूनिट की बात करूं तो स्ट्रेन की जो यूनिट होगी वो यूनिटलेस होगी, क्योंकि ये भी डेल L है मतलब चेंज इन लेंथ, और ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों ही लेंथ के पैरामीटर और दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बनाएंगे, यूनिटलेस। क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। तो ये अभी तक हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में सीखा। अब हम देखेंगे कि जो स्ट्रेस है वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए अगर मैं स्ट्रेस को क्लासिफाई करना चाहूं तो स्ट्रेस को मैं दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं, जिसमें से अगर मैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं वो अपने पास हो सकता है नॉर्मल स्ट्रेस। क्या हो सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरे पार्ट की मैं बात करूं तो दूसरे टाइप का जो स्ट्रेस होता है वो होता है शियर स्ट्रेस। अब यदि मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूं तो इसमें हम कौन कौन से स्ट्रेस को शामिल कर सकते हैं। एक तो अपने पास होगा एक्सियल स्ट्रेस, दूसरा अपने पास होगा बेंडिंग स्ट्रेस, और तीसरा जो अपने पास होगा वो होगा बियरिंग स्ट्रेस। अगर हम इन सभी के एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए मान लीजिए ये मैंने कोई मटेरियल लिया, अगर मैं इस पे इस डायरेक्शन में एक कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, अब वो चाहे टेंशन हो सकता है या कंप्रेशन फोर्स हो सकता है, तो ये जो भी इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन, इसके क्रॉस सेक्शन के प्लेन जनरेट होगा।
तो इस टाइप के हम स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस का पार्ट है एक्सियल, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, इसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग लग रहा है, इसके एक्सिस पे लग रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल स्ट्रेस। अब इसमें टेंशन भी आ जाता है और कंप्रेशन भी आ जाता है। अब यदि मैं बेंडिंग स्ट्रेस की बात करूं, यदि हम किसी बीम की बात करें तो क्या होगा, अगर बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो भी क्या होता है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है, एक तरफ कंप्रेशन एक तरफ टेंशन आता है, वो डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको बेंड कर रहे हैं। अगर बियरिंग स्ट्रेस की बात करें तो उसको भी समझ लीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसी ब्लॉक पे मेरे पास कोई दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा इस ब्लॉक पे, तो उसकी वजह से यहां पे ऊपर एक स्ट्रेस जनरेट होगा अपर डायरेक्शन में इसके पार्टिकल्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं, बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। तो शियर स्ट्रेस का हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास यहां पे कोई ब्लॉक है, यदि मैं इस ब्लॉक ए पे कोई फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये ब्लॉक इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो उसी टाइम पे यहां पे इस प्लेन के अकॉर्डिंग, यहां पे इस प्लेन पे एक फोर्स अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन में जिसको, तो ये इस प्लेन के अलोंग, यदि कोई भी फोर्स किसी प्लेन के अलोंग लगता है तो उसको हम शियर फोर्स बोलते हैं, और शियर फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा हुआ है, और अगर मैं इसको यहां से फोर्स अप्लाई करता हूं तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक है, ये मूव करने की कोशिश करेगा, और मान लीजिए यहां से ये रिजिडली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि यहां पे एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा होगा, जिसे हमने क्या नाम दिया, शियर स्ट्रेस नेम दिया है। तो उम्मीद है आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझ में आएगा, और स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो माइल्ड स्टील जो इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज लिया जाता है, तो उसका हम स्ट्रेस और स्ट्रेन एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें सीखेंगे कि किस तरीके से माइल्ड स्टील फोर्स अप्लाई करने पर किस किस तरीके के स्ट्रेस उसमें जनरेट होते हैं और कैसा उसका बिहेवियर होता है। तो हम जो अब अगला टॉपिक की बात करेंगे तो वो अगला टॉपिक अपना होगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के बारे में। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में उसको हम मेज़र करते हैं। शियर स्ट्रेस इन सभी को हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में मेज़र करते हैं। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन को हम मेजर कैसे करते हैं, तो देखिए जो नॉर्मल स्ट्रेन होता है, नॉर्मल स्ट्रेन होगा उसको हम मेजर करते हैं एक्सटेंसोमीटर से। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो ये है, यदि हम नॉर्मल स्ट्रेन कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी सरफेस के बारे में, किसी एलिमेंट की सरफेस के बारे में, तो वो कैलकुलेट किया जाता है
वायर स्ट्रेन गेज की हेल्प से। तो नॉर्मल स्ट्रेन किसी सरफेस पे कैलकुलेट करना है तो वो हमें वायर स्ट्रेन गेज की हेल्प से करना पड़ेगा, और अगर मुझे सिंपली नॉर्मल स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, एक्सटेंसोमीटर से कैलकुलेट करते हैं। इसका मैं आपको बेसिक आइडिया भी दे देता हूं कि वायर स्ट्रेन गेज में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई सरफेस है अपने पास, इस सरफेस पे मुझे नॉर्मल स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस पे किसी मेटल के वायर को अटैच कर दिया जाता है। तो देखिए मान लीजिए मैं इस पे किसी वायर को अटैच कर देता हूं, उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए इसमें स्ट्रेन आ चुका है। अब स्ट्रेन आएगा तो उससे क्या होगा, इस वायर की जो डायमीटर है वो भी चेंज होगी और इसकी लेंथ भी चेंज होगी। और आप सभी को पता है कि आप सभी ने बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ा होगा, और जब किसी वायर की डायमीटर और लेंथ चेंज होती है तो उसमें जो फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू में भी चेंज आता है। तो उस डायमीटर, पहले जो डायमीटर थी और पहले जो लेंथ थी उस वायर से, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी और बाद में स्ट्रेन आने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसको कोरिलेट करके हम उस चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं, और उससे हमें पता लग जाता है कि सरफेस में कितना चेंज आया या सरफेस स्ट्रेन कितना हुआ। अब हम बेसिकली जिस पॉइंट की बात कर रहे थे कि हम अब स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करेंगे, तो आइए हम उसको सीखते हैं। तो अब हम हमारा जो मेन पॉइंट था स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, उसके ऊपर आ चुके हैं और अब हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम ये कर्व बनाते क्यों हैं। देखिए कोई भी मटेरियल है, हम सिविल इंजीनियरिंग में डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज में लेते हैं, तो उन पे फोर्स अप्लाई करने पे उन पे स्ट्रेस जनरेट होगा, और स्ट्रेस जब जनरेट होगा तो स्ट्रेस के साथ साथ उसमें स्ट्रेन भी जनरेट होगा। यदि हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पहले से ही पता होगा कि कहाँ पे जाके वो मटेरियल फेल होने वाला है, कहाँ पे उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, कहाँ तक वो फेल नहीं हो सकता, तभी हम सिविल इंजीनियरिंग में उस मटेरियल को यूज ले सकते हैं। तो इसी के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम सबसे पहले बात करेंगे अपना माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। माइल्ड स्टील एक क्या है, मेटल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसी के कर्व के बारे में बात करेंगे कि अब हम सबसे पहला क्वेश्चन ये भी है कि हम माइल्ड स्टील का ही क्यों यूज करते हैं, और भी तो बहुत सारे मटेरियल है या मेटल है। तो देखिए माइल्ड स्टील एक अकेला ऐसा मटेरियल है जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के सभी पॉइंट्स को डिफाइन करता है। अगर आप और कोई मटेरियल लेते हैं तो मान लीजिए वो यील्ड पॉइंट दिखा रहा है, इन सभी के बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे जो यील्ड पॉइंट है, अभी इसी वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो माइल्ड स्टील है। अब ये जो कर्व है ये बनाया कैसे जाता है, तो ये कर्व यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करके ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि जो अपना एक्स एक्सिस है इस पे तो हम स्ट्रेन की वैल्यू लेते हैं, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे हम स्ट्रेस की वैल्यू लेते हैं। अब देखिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील का, वो देखिए कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और एकदम स्ट्रेट रहता है। ओके, उसके बाद ये थोड़ा सा नॉन लीनियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है किसका, माइल्ड स्टील का। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं किसका है, माइल्ड स्टील का।
अब हम इस कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से जहां तक मेरे पास ये कर्व स्ट्रेट रहेगा, मान लीजिए उस पॉइंट को मैं कुछ नेम दे देता हूं और उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया ए, दिस इज ए पॉइंट। ओके, उसके बाद जो फ्लो हो रहा है वो नॉन लीनियर हो रहा है, तो इसको हम बी पॉइंट दे देते हैं, इसको हम सी पॉइंट दे देते हैं, इसको हम डी पॉइंट दे देते हैं, इसको हम ई पॉइंट दे देते हैं और इसको हम एफ पॉइंट दे देते हैं। अब हम इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ए पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लीनियर, हाँ, तो ये जो अपना ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल लिमिट हम इस ए पॉइंट को बोलते हैं। अभी मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा कि इसका मतलब होता क्या है। बी पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट। सी जो पॉइंट है अपना, इसको हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। और जो डी पॉइंट है इसको हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ये अपना होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। और ये जो मेरे पास होता है इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। अब मैं इन सभी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की प्रोपोर्शनल लिमिट के बारे में। ए पॉइंट को हमने क्या कहा? ए पॉइंट को हमने प्रोपोर्शनल लिमिट कहा। तो देखिए, ओ से लेकर ए तक की वो रेंज है जहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे। मतलब कि जिस रेट से आपका स्ट्रेस इंक्रीज होगा उसी रेट से आपका स्ट्रेन इंक्रीज होगा। कहने का मतलब स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आने वाला है। अब उसके बाद जो बी पॉइंट है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि बी पॉइंट तक अगर आप किसी मटेरियल को ऊपर फोर्स लगाते हो, उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो, और अगर आप बी पॉइंट तक उस लोड को हटा लेते हो तो वो मटेरियल वापस से अपनी शेप में आ जाता है। तो ऐसा कब तक होगा? केवल बी पॉइंट तक। अगर आपने मान लीजिए स्ट्रेस अप्लाई किया और अभी तक भी आपका बी से कम है, तो उस स्ट्रेस को जब आप हटाओगे, रिलीज करोगे, तो मटेरियल वापस से अपनी शेप, ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर इसके बाद, अगर आप बी पॉइंट के बाद मटेरियल के ऊपर आने वाले स्ट्रेस को रिलीज करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन रह जाएगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा कि ओ से बी तक कंप्लीटली वो रेंज है जहां पे अपना मटेरियल इलास्टिक रहता है, मतलब लोड हटाओगे वापस ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। लेकिन बी के बाद ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन बी पॉइंट तक आप वापस रिलीज करोगे तो मटेरियल वापस अपनी शेप गेन कर लेगा। तो प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे माइल्ड स्टील क्या करता है, अपनी जो स्ट्रेन है उसमें एक्स्ट्रा चेंजेस देखने को मिलता है। इतनी देर तो जो स्ट्रेन चेंज हो रहा था वो किसी रेट से हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहां पे सी पॉइंट पे आते ही क्या होगा, उसमें अचानक से स्ट्रेन में चेंजेस आएगा और उस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड। मतलब कि अब वो मटेरियल डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गया, मोर रेट से, ज्यादा रेट से वो अब क्या हो रहा है, डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गया। तो जब ऐसा होता है तो इसके दो यील्डिंग पॉइंट होते हैं। एक तो अपर यील्ड पॉइंट जहां पे हमें ऐसा देखने को मिलता है,
और उसके बाद देखिए कर्व थोड़ा डाउन जाता है, मतलब कि अगर मैं अब स्ट्रेस नहीं भी दे रहा हूं उसमें स्ट्रेस में डिक्रीज होगा, लेकिन स्ट्रेन क्या होगा, कंटिन्यूअली बढ़ेगा। तो ये जो डी पॉइंट है, ये डी वो पॉइंट है जहां पे अगर मैं उस मेटेरियल पे अब कोई मैं स्ट्रेस भी नहीं अप्लाई करूंगा तो भी उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये यूटीएम मशीन में हमने एक वायर लेते हैं, हाँ, तो इस पे फोर्स अप्लाई करके ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अब देखिए डी पॉइंट अपना है लोअर यील्ड पॉइंट, जहां पे हमें बिना किसी स्ट्रेस के भी स्ट्रेन कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब उसके बाद आप फोर्स नहीं लगा रहे, फिर भी आपका जो मेटल है या जो आपका माइल्ड स्टील है वो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसके एक पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद फिर से आपकी स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होगी। स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होगी तब जाके उसमें स्ट्रेन आएगा, मतलब कि अब की बार आपको जो माइल्ड स्टील है उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। पहले तो वो ऑटोमेटिक उसकी जो शेप थी वो चेंज होती गई, लेकिन बाद में एक पॉइंट के बाद आप अगर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो ही उसमें स्ट्रेन जनरेट होगा। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या बोलेंगे? स्ट्रेन हार्डनिंग। इस जोन को क्या बोलेंगे? स्ट्रेन हार्डनिंग। ये जो यहां से लेकर यहां तक का पूरा जोन है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग। इसमें फिर से मटेरियल में स्ट्रेस बढ़ने लगता है, उसके बाद जाके क्या होता है? स्ट्रेन आता है। अब ये जो ई पॉइंट है, फिर उसके बाद ई पॉइंट मेरा अल्टीमेट स्ट्रेन पॉइंट होता है, क्योंकि इसके बाद यदि आप स्ट्रेस को कम करोगे, उसके बाद स्ट्रेस को कम करोगे तो भी आपके जो मटेरियल है उसमें स्ट्रेन आता जाएगा, चेंज होता जाएगा। स्ट्रेस कम होता जा रहा है लेकिन स्ट्रेन अभी भी आ रहा है। स्ट्रेस की वैल्यू कम हो चुकी है काफी, देखिए इधर अपन डाउन चल रहे हैं, इस कर्व से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब स्ट्रेस कम हो रहा है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है। और ये जो जोन होता है इसको हम बोलते हैं नेकिंग। क्या बोलते हैं? नेकिंग। नेकिंग का मतलब होता है इस पॉइंट के बाद आपका जो मेटल पीस या माइल्ड स्टील रहेगा उसकी डायमीटर, मतलब कि वो पतला होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी डायमीटर में काफी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस जोन को हम बोलते हैं नेकिंग जोन। और उसके बाद लास्ट में एक पॉइंट आता है अपना जहां पे मटेरियल ब्रेक हो जाता है, माइल्ड स्टील ब्रेक हो जाता है, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। और अब देखिए ये जो जोन है जहां से लोअर यील्ड पॉइंट से जहां से स्ट्रेंथ हार्डनिंग स्टार्ट होती है, तो इस जोन को हम बोलते हैं प्लास्टिक जोन। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक जोन या इन इलास्टिक जोन। क्या बोलेंगे? मैं यहां पे लिख देता हूं प्लास्टिक जोन, या इसी को हम बोलते हैं इन इलास्टिक। इलास्टिक का अपोजिट है इन इलास्टिक जोन। ये स्ट्रेन हार्डनिंग हो गया, ये वाला जोन नेकिंग का जोन हो गया। तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, फिर हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम आने वाली क्लासेज में और इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? माइल्ड स्टील का स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। किसकी मदद से किया जाता है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की हेल्प से किया जाता है। इसमें एक बात और मैं बता दूं आपको कि माइल्ड स्टील में जिस मेटल के पीस को लिया जाता है उसकी हम बात करते हैं गेज लेंथ। गेज लेंथ का मतलब होता है कि जो लेंथ उसमें फिक्स्ड रहती है उसको काउंट नहीं करते। मान लीजिए आपने इतना लंबा माइल्ड स्टील लिया तो ये वाला पार्ट तो उसमें, हाँ, ये वाला पार्ट उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा जितने पार्ट पे, क्योंकि ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये तो माइल्ड स्टील को ऑपरेट करने में, इसको टाइट करने में यूज आएगा। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम गेज लेंथ बोलते हैं, और जो डायमीटर है इसकी उसको हम गेज डायमीटर बोलते हैं। तो जो हम माइल्ड स्टील यूज में लेते हैं उसकी गेज लेंथ और गेज डायमीटर का जो रेशियो होता है वो 4 होता है। मतलब कि उसकी जो लेंथ हम कितनी लेते हैं? डायमीटर का 4 टाइम्स लेते हैं। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि हम माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। हम स्ट्रेस अप्लाई किए तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब उसका जो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस के क्या है? प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जो लिमिट है उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। अब उसके बाद जो
इस ए के बाद जो भी होगा चेंजेज वो प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। अब मैं बात करता हूं बी पॉइंट की। बी पॉइंट है मेरा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है ये वो पॉइंट है, अगर यदि आप इस पॉइंट से पहले स्ट्रेस को हटा लेते हो तो आपका जो मटेरियल ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा, और अगर इसके बाद जाके आप इस पॉइंट के बाद जाके आप स्ट्रेस को हटाते हो तो मटेरियल में कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा। अब मैं बात करूं बी पॉइंट से हम आगे जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, स्ट्रेस यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है तो स्ट्रेन भी यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन सी पॉइंट के आने के बाद देखिए मटेरियल में स्ट्रेस की वैल्यू कम करोगे तो भी उसमें एक्स्ट्रा चेंजेस देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट को हमने कहा अपर यील्ड पॉइंट, मतलब कि माइल्ड स्टील का यील्डिंग होना स्टार्ट हो गया, वो एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन दिखाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए ये मेरा है लोअर पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, जहां पे अब आप स्ट्रेस अप्लाई नहीं करोगे। ये वो पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद से आप यदि स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर रहे तो भी चेंजेस कंटिन्यूसली हो रहा है। आपका स्ट्रेस फिक्स है लेकिन फिर भी उसमें वायर में या माइल्ड स्टील में चेंजेस आ रहा है, उसमें स्ट्रेन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब देखिए उसके बाद एक पॉइंट के बाद जाके अब फिर से आप अगर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो जाके स्ट्रेन बढ़ने वाला है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, पहले तो क्या हुआ बिना स्ट्रेस ही कंटिन्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन अब क्या होगा स्ट्रेस डालोगे तब जाके उसमें एक्सटेंड होगा, मतलब कि अब फिर से मटेरियल हार्ड होना स्टार्ट हो गया और इस जोन को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। उसके बाद अपना लास्ट पॉइंट आता है अल्टीमेट स्ट्रेस। इसके बाद से हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू नहीं बढ़ती है, ये उस माइल्ड स्टील की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी जहां तक उसने बियर किया, और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं इसके डायरेक्शन में तो यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो ही क्या होगी, इसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद या अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद यदि आप स्ट्रेस को लो करते हो, कम करते हो, तो भी अब आपका जो मटेरियल है माइल्ड स्टील है उसमें स्ट्रेन देखने को मिलता है। और इस जोन में क्या हो रहा है, आपका जो माइल्ड स्टील का जो पीस आपने लिया है उसके डायमीटर में चेंज हो रहा है। अब धीरे धीरे नेकिंग होना स्टार्ट हो गई है, अब उसकी जो लेटरल डायमेंशन है वो बदलना स्टार्ट हो गई, वो अब पतला होना स्टार्ट हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद। तो इस जोन को हम नेकिंग जोन बोलेंगे। और फिर धीरे धीरे जब पतला होगा तो लास्ट में जाके क्या होगा, लास्ट में जाके फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये आज अपना स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में था। आने वाले वीडियो में हम इसी चैप्टर के और भी टॉपिक्स को सीखेंगे और कवर करेंगे, और उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज अप्लाई करेंगे। ये जो वीडियो है आपके आने वाली जो राजस्थान जेई का एग्ज़ाम है, अदर किसी एई का एग्ज़ाम है, या एसएससी जेई की बात करें तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू सो मच।